हेलो। नमस्ते सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए जी, लास्ट क्लास में अपन ने बताया था आप लोगों के लिए कि नाइन्थ जो चैप्टर है हमारे पास में ऑप्टिक्स वाला, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं ट्वेल्थ बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो 4 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है? पूरा फोकस बोर्ड पर रखिएगा। हमारे पास में जो ऑप्टिक्स है, चैप्टर नंबर जो 9 है, वो हमारे पास में 9 मार्क्स का है, जिसमें से लगभग 2 बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे 3-3 नंबर के, और 3 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के। ठीक है ना? अब 3 बड़े क्वेश्चंस तो एक साथ नहीं पूछ सकता है, इसलिए हमारे पास में यहाँ से 2 बड़े क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछ लेगा, और 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले प्रकाश के बारे में आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमारे पास में एक प्रकार की ऊर्जा है। ये जो वीडियो है ये हमारे पास में क्यूक रिवीजन सीरीज है। अपन कोशिश कर देंगे कि हर चैप्टर को अपन पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते हुए और जल्दी से 1 या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे जो भी अपने पास में टाइम लगता है उसको जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है ना? प्रकाश हमारे पास में एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रकाश निर्वात तथा माध्यम दोनों में गति करता है। ठीक है ना? इसके बाद में आता है कि हमारे पास में जो प्रकाश है, प्रकाश की 2 प्रकार की प्रकृति होती है। आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। एक हमारे पास में कणीय प्रकृति होती है, और दूसरी होती है हमारे पास में तरंग प्रकृति। कणीय प्रकृति जो हमारे पास में होती है वो एक तरीके के फोटोन के रूप में होती है, और जो तरंग प्रकृति होती है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जिसमें हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है हमारे पास में चुम्बकीय क्षेत्र, और एक होती है हमारे पास में तरंग संचरण की दिशा। फोटोन, अगर हमारे पास में कोई भी आपके पास में एक लाइट है, यानी कि पैकेट्स होते हैं, कणों का एक समूह होता है। कणों का एक समूह होता है जिसके पास में एनर्जी होती है, और जो एनर्जी है यानी कि फोटोन की जो एनर्जी है वे आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या कह दूंगा, एच यानी कि कहते हैं अपन प्लांक नियतांक। क्योंकि ये सारा की सारा कंसेप्ट किसने दिया था? मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है ना? जहाँ पर एच की फिक्स वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34। म्यू यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एस सी अपॉन लेमड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा क्या है तुम्हारे पास में? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग, जो कितना होता है 3 × 10⁸ जो कितना होता है हमारे पास में 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि अदृश्य वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश में फोटोन तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है ना? इसके बाद में हमारे पास में प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में संचरण करता है। ठीक है? प्रकाश संचरण के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से सुनते जाओ। प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। कि हमारे पास में ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ कब बनेगा? जब अपन उसके एक पृष्ठ को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक है ना? उससे पहले परावर्तक पृष्ठ नहीं बन सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक समतल कांच की पट्टिका है जिसमें से आर पार प्रकाश आपतित हो रहा है। इधर से प्रकाश आया, इधर से चला गया। अभी वापस लौट के रिफ्लेक्ट कैसे होगा? जब तक मैं इसके दूसरे वाले पृष्ठ को पॉलिश नहीं कर दूंगा। बाय द वे अपन ने इसको पॉलिश कर दिया तो इसका जो ये पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करने लग जाएगा। ठीक है ना? कि जब कोई प्रकाशीकरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की जो आपतित किरण है यानी कि जो प्रकाश की जो किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ पर, उसे अपन आपतित किरण कहेंगे। और जो लंबवत होता है परावर्तक पृष्ठ के साथ बनाया गया 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या कहलाता है? आपके पास में अविलंब कहलाता है। और ये आपके पास में कहलाएगी परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन हो रहा है। इसमें 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला रूल्स होता है
कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा रूल्स आपको याद रखना है कि आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एंगल आई को मैं कह सकता हूँ आपतित किरण और अविलंब के साथ बनने वाला कोण, और इसको एंगल आर को मैं कह सकता हूँ। हमेशा याद रखना है कि इसको स्मॉल लेना है, स्मॉल आर लेना है। अगर आपने कैपिटल आर ले लिया तो वो रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने कैपिटल आई ले लिया तो यह इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड रूल आता है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता को छोड़ के सारी चीज़ें क्या रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। यानी कि प्रकाश की तीव्रता थोड़ा सा घट जाती है, बाकी की सारी चीज़ें अपरिवर्तित होती हैं। अपरिवर्तित का मतलब होता है वेग, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का वेग सेम रहेगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये तीनों को तीन चीज़ों क्या रहेंगी हमारे पास में, अपरिवर्तित रहती हैं। यह है तुम्हारे पास में प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है हमारे पास में विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई परावर्तक पृष्ठ हमारे पास में कैसा हो, समतल हो। यानी कि जब कोई परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो प्रकाश किरण आएंगी और एक निश्चित दिशा में लौट के चली जाएंगी, उसे क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, दर्पण का चमकीला दिखाई देना। दूसरा होता है हमारे पास में विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लेते हैं कि अगर यही परावर्तक पृष्ठ किस टाइप का हो, हमारे पास में खुरदरा हो। जब परावर्तक पृष्ठ खुरदरा होगा तो इसकी जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में जाएंगी, उसे क्या कहूँगा मैं, विसरित परावर्तन कहूँगा। इसका आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, अब अखबार में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देना। इसके बाद आता है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। जब कोई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से या फिर आभासी रूप से जहाँ पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहेंगे, अपन इमेज कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ध्यान से सुनो। इसके बाद में आता है हमारे पास में इमेज। इमेज हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी और एक होता है हमारे पास में वास्तविक। वास्तविक यानी कि जब कोई प्रकाश किरण वास्तविक रूप से जहाँ पर मिले उसे क्या कहेंगे अपन, वास्तविक किरण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, एक प्रकाश की किरण इस टाइप से आ रही है, और बाय द वे हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन हुआ और यहाँ पर आकर के मिल गई, वास्तविक रूप से मिल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। आभासी प्रतिबिंब में मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ से बिंब रखा है, प्रकाश किरण आई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये आपस में इधर की तरफ तो कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि ये इनके जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस है, वो लगातार क्या हो रही है, कंटिन्यूटी बढ़ती हुई जा रही है। इसको अपन क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो लगभग लगेगा कि हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इमेज बन रही है। ये क्या कहला रही है, ये हमारे द्वारा बनाने पर बन रही है, तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में समतल दर्पण। जब किसी समतल कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ को पॉलिश कर दी जाती है, जब किसी समतल कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ को मैं पॉलिश कर देता हूँ तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, उसे क्या कहूँगा मैं, समतल दर्पण कहूँगा। उसे क्या कहूँगा, समतल दर्पण कहूँगा। प्लेन मिरर कहते हैं कि जब किसी हमारे पास में एक समतल कांच की पट्टिका है, उसके एक पृष्ठ को मैंने पॉलिश कर दिया तो दूसरा पृष्ठ किसकी तरह कार्य करने लगेगा, परावर्तक की तरह कार्य करने लगेगा, उसे क्या कहेंगे अपन, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, इसके सामने मैंने क्या किया, एक बिंब को रख दिया, ठीक है ना। समतल दर्पण में अपन ने क्या किया, एक बिंब को रख दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिबिंब आप बनाना चाहते हो उसके लिए दो किरणों को याद रखना है। हमेशा एक बात याद रखनी है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणें होनी चाहिए। एक रेज से बन सकता है लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, अभी लंबवत किसी परावर्तक पृष्ठ पर आ रही है, यानी कि अविलंब पर आएगी तो वापस उसी रास्ते से लौट के चली जाएगी। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर जैसे ही प्रकाश किरण अविलंब पर आ रही है तो अविलंब पर एंगल आई और एंगल आर का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब अविलंब भी यही है, आपतित किरण भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है। इसी टाइप से प्रकाश किरण आई इस टाइप से और इस टाइप से लौट के चली गई। एक प्रकाश किरण अपन ने यहाँ से गुजारी, ठीक है ना, और जिसने एंगल पर ये प्रकाश किरण आ रही है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि इस तरीके से ये चली गई। यहाँ पर एंगल बन गया तुम्हारे पास में आर, ठीक है ना। इसके बाद में इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमारे
हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, यानी कि ए बी इसका प्रतिबिंब बन जाएगा तुम्हारे पास में बी डैश, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास में ए डैश। अब तुम ध्यान से देखेंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारे पास में यहाँ पर तो मिल नहीं रहा, लगभग यहाँ पर जा करके मिलेगा, तो इस टाइप से बन रहा है। तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, यानी कि ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब बन रहा है तुम्हारे पास में आभासी और वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा मिलाने पर बन रहा है, वास्तविक रूप से तो नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रकाश कण आई इस तरीके से चलेगी, एक प्रकाश कण इस टाइप से आएगी और हमारे पास में इस तरीके से चली जाएगी। एक प्रकाश कण आई इस तरीके से चलेगी, एक प्रकाश कण ऐसे आई और ये इस टाइप से हमारे पास में चली गई। अब ये दोनों किरणों तो कहीं मिली नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको बैक साइड में जब मिलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा तुम्हारे पास में, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा तुम्हारे पास में, सीधा बनेगा। दूसरी बात याद रखनी है, प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होती है। जो डिस्टेंस है ये प्रतिबिंब की दूरी है, और जो हमारे पास में बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं अपन u, और प्रतिबिंब की दूरी मान सकते हैं हमारे पास में b, ये एक दूसरे क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी बराबर होती है। किसी भी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी मार्ग से लौट जाती है जिसमें एंगल आई और एंगल आर का मान क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। अब इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब अपन को देखना है, तो दर्पण को कितनी लंबाई का रखना चाहिए कि जिससे कि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिख जाए। उसके लिए आपको याद रखना है कि जो दर्पण की लंबाई है, दर्पण की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू व्यक्ति की जो लंबाई है उसकी आधी लंबाई का कम से कम क्या होना चाहिए, आपके पास में दर्पण होना चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि अनंत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या नहीं होती। ठीक है ना। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होते हैं। पार्श्व परावर्तित का मतलब है कि आपके पास में इस टाइप से बनाया जाए तो हमारे पास में इस टाइप से, क्योंकि रोटेट हो जाते हैं, उल्ट घूम जाते हैं, अनुआवर्तित होते हैं हमारे पास में। ठीक है ना। समतल दर्पण में वास्तविक बिंब है, ध्यान से सुनिएगा, समतल दर्पण में वास्तविक यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है उसका वर्टिकल इमेज बनेगी, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और अगर वर्टिकल ऑब्जेक्ट है यानी कि काल्पनिक यानी कि आभासी बिंब है, उसकी रियल इमेज बनेगी। ठीक है जी, समझ गए होंगे यहाँ तक, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। एक बार फिर से अपन ने पढ़ा है, प्रकाश के बारे में पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद में आता है हमारे पास में गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच के खोखले गोले को, कांच याद रखना, वृत्त नहीं, सर्कुलर नहीं, कांच के खोखले गोला, गोले की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो दर्पण होता है हमारे पास में 3D के टाइप का होता है, ऐसा नहीं है कि वृत्ताकार, 2D में नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी कांच के खोखले गोले को काट करके, ये अपन ने काट दिया, इस टाइप से बन गया, उसके एक पृष्ठ पर, किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करने लगता है। दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करने लगता है। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करने लगता है, उसी अपन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको एक ही बात याद रखनी है, जो बाहरी उभरा हुआ भाग है, जो बाहरी उभरा हुआ भाग है उसे अपन उत्तल पृष्ठ कहते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, उसे अपन उत्तल पृष्ठ कहेंगे, और जो अंदर धसा हुआ भाग है उसे अपन क्या कहेंगे, अवतल पृष्ठ कहेंगे। लाइफ में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। बशर्ते आपको एक बात याद रखनी है कि जो बाहरी उभरा हुआ भाग है उसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं, अंदर धसा हुआ भाग है उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। ध्यान से सुनते जाओ। जब अवतल पृष्ठ से परावर्तन होगा तो हमारे पास में, जब अवतल पृष्ठ से परावर्तन होगा तो हमारे पास में अवतल दर्पण कहलाएगा। जब उत्तल पृष्ठ से परावर्तन होगा तो हमारे पास में उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब ध्यान से सुने, हमारे पास में 2 प्रकार का है। एक तो है तुम्हारे पास में कौन सा, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मैंने क्या कहा कि अगर मैंने बाय द वे इसके बाहरी उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी तो इसका परावर्तन किससे हो रहा है, यानी कि अंदर वाले भाग से हो रहा है, अंदर वाले भाग से परावर्तन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, ये कहलाएगा तुम्हारे पास में अवतल दर्पण। अगर मैंने इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी तो बाहरी उभरा हुआ भाग क्या करेगा, है बाहरी उभरा हुआ भाग किसका कार्य करेगा, परावर्तक का कार्य करेगा, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ राशियां हैं जिनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। कोशिश करते हैं अपन कि इस चैप्टर को एक वन शॉट रिवीजन में, वन शॉट जो रिवीजन सीरीज है उसको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की। बाय द वे बड़ा चैप्टर है, 9 नंबर का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। अगर 2 भी लेक्चर बन जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनते जाओ। मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई एक दर्पण है,
ठीक है ना। अब ये कौन सा दर्पण बन गया भाई, ये बन गया हमारे पास में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसे अपन क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, यानी कि इसे क्या कहते हैं अपन, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ, ये आपके पास है परावर्तक पृष्ठ है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काट करके बनाया जाता है उसके केंद्र को अपन क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काट करके बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। 9th 10th में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी एक जल्दी जल्दी रिवीजन है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ से कैसे बनेगा, पूछ सकता है आपसे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में, कुछ भी पूछ सकता है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है वो तुम्हारे पास में क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि क्या कहलाएगा हमारे पास में, मुख्य अक्ष कहलाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे। मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको किससे लिखेंगे अपन, स्मॉल एफ से लिखेंगे। मैंने पी के बारे में बताया, सी के बारे में बताया, आर के बारे में बताया, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ के बारे में बताया, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि एक्सिस के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में फोकस दूरी वाला जो एक, ध्यान से सुन लो कि ये आपके पास में अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, इस टाइप से केंद्रित कर रहा है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, एक टाइप से फैला रहा है, क्योंकि उसका जो इस तरीके से, क्योंकि इसका जो वक्रता केंद्र है वो अंदर की तरफ है, और जब अंदर की तरफ है तो हमारे पास में ये क्या कहलाएगा, अविलंब से दूर जाएगा। ये इस तरीके से ये अविलंब बन गया इसके लिए तो, और ये इसके लिए अविलंब ये हो गया, ठीक है ना। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो गोलीय दर्पण के 4 रूल्स होते हैं जो आपको अच्छे ढंग से पता है। पहला रूल्स क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। सेकंड वाला रूल्स है कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर के आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा रूल्स है कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है वो तो जितने कोण पर आपतित हो रही है उतने कोण पर ही क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। चौथा रूल्स है कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है तो वापस उसी रास्ते से लौट के चली जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, हमारे पास में 0 होता है। अब ध्यान से सुनते जाओ। अब हमारे पास में आता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जो आपने काफ़ी ज़्यादा 10th क्लास में पढ़े भी लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार ध्यान से सुन लो। एक ही बार में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए हमारे पास में, ध्यान से सुनो, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उम्मीद करते हैं। और जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट में 12th क्लास में हैं, आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, तो उनसे कहिएगा कि भाई एक बार इस क्लास को देखें। हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा कुछ आने लग जाएगा, क्योंकि ये लगभग हर चैप्टर, हर टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, बड़ा चैप्टर है, 10 नंबर का, सीधे सीधे 2% डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है जी। अवतल दर्पण में आपको पता है कि ये क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। ये यहाँ पर अनंत से, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अनंत से जो भी प्रकाश आएगा वो आपस में क्या होगा, समांतर होगा। अनंत से जो भी प्रकाश आ रहा है, जैसे मान लेते हैं अनंत से प्रकाश आ रहा है तो इसकी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये आपको क्या है, वक्रता, सॉरी ये मुख्य फोकस बिंदु है, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ये आपके पास में वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। जितनी ये है उतनी ही हमारे पास में ये होगा। अब सबसे पहले आपने कहाँ पर रखा, अनंत पर रखा, तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य फोकस बिंदु पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक रूप से मिल रहा है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनेगा बच्चों, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। इसके बाद में आपने कहाँ पर रखा, अनंत और सी के मध्य में रखा प्रकाश
कि बिंब को, किसी भी बिंब को, तो यहाँ से बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के मध्य में बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रकाश किरण इस तरीके से आ जाएगी और एक प्रकाश किरण हमारे पास में इस तरीके से आएगी और ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके बाद में आपने कहाँ पर रखा, सी पर रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपने कहाँ पर रखा, सी और एफ के मध्य में रखा, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और सी के मध्य बनेगा। अगर आपने एफ पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर आपने एफ और पी के मध्य में रखा तो दर्पण से पीछे यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, फिर भी मैंने क्विकली रिवीजन करवा दिया। एक बार फिर से सुन लो कि अगर आपके पास में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है, तो आपके पास में प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, अनंत और सी के मध्य में है तो सी और एफ के मध्य में बनेगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे आप दर्पण की तरफ जाओगे प्रतिबिंब आपसे दर्पण से दूर होता हुआ चला जाएगा। इसी टाइप से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है। उत्तल दर्पण से मान लीजिए कि हमारे पास में अनंत से है, अनंत से जो भी प्रकाश आता है वो क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, ठीक है ना। इस टाइप से हमारे पास में एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में मुख्य अक्ष के लगेगा कि मुख्य फोकस बिंदु से होकर आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो लगभग कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा, सी और एफ पर बनेगा, ठीक है ना। कहाँ पर बनेगा, अनंत से आने वाला, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कहाँ पर बनेगा, एफ पर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, उत्तल दर्पण है। अब इसके बाद में अपन ने क्या रख दिया, एफ और पी के मध्य में रख दिया, ये एफ है और ये हमारे पास में पी है। यहाँ पर आपने क्या रख दिया, बिंब को रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण इस तरीके से आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाती हुई प्रतीत हो गई। एक प्रकाश किरण इस तरीके से आई, इस तरीके से चली गई, तो अब कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर पीछे की तरफ मिलाएंगे तो कहाँ पर बन जाएगी इमेज, यहाँ पर बनेगी। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, और सीधी बनेगी, आवासी बनेगी और छोटी बनेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में, वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। इसके लिए आपको याद रखना है कि एफ इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, r/2, क्योंकि हमेशा r का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और f का मान क्या क्या होगा, कम होगा। तो r बराबर क्या लिख सकते हो, 2f लिख सकते हो, या पर f बराबर क्या लिखोगे, r/2। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध, वो छोटा सा डेरिवेशन है, आपको 10th क्लास में पढ़ भी लिया होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ध्यान से सुनो, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है ना, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो इसके बाद में आता है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपन एक बार रिवीजन करवा देते हैं, बता देते हैं आपके लिए किस किस टाइप से कैसे कैसे बनेगा। ध्यान से सुनते जाओ। चिन्ह प्रपाटी के बारे में सीख लीजिए पहले, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से सुनो। चिन्ह प्रपाटी के कुछ रूल्स होते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास में गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के पास में आपने क्या रखा, एक बिंब को रख दिया, ठीक है ना। ये आपके पास में मुख्य अक्ष है। कुल मिला के 4 ही रूल्स होते हैं, बाकी के तो कोई मतलब नहीं है। कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। गोलीय दर्पण में तो सभी दूरियां जो अपन लेंस के लिए पढ़ेंगे सेम टू सेम दर्पण के लिए पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव के निर्देशांक को अपन 0,0 मानते हैं, ठीक है ना। जब आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में चलेंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में चली गई दूरियां धनात्मक होंगी, उससे विपरीत दिशा में चली गई दूरियां क्या होंगी हमारे पास में, ऋणात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में चली गई दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के नीचे की दिशा में चली गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। बस दैट्स इट्स, इतनी सी बात याद रखनी है। सभी दूरियों को कहाँ से मापोगे, ध्रुव से मापोगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। नीचे की दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र का मतलब क्या होता है कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि बिंब और ध्रुव को मिलाने वाली जो दूरी है वो उसको क्या कहेंगे अपन, बिंब की दूरी। इसको क्या कैसे लिखेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या दूरी क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में, प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी, जिसको किससे लिखेंगे अपन, बी से लिखेंगे। इसके बाद में आता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है ना। तीनों के मध्य का जो रिलेशंस होता है उसे अपन दर्पण सूत्र, दर्पण मिरर, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये आपके पास में एक बिंब है जिसको आपने कह दिया ए भी कह दिया, ये आपके पास में पॉइंट पी है, ये आपको अच्छे ढंग से पता है एफ है। एफ का मान हमेशा सी से
कम होगा, इसलिए अपन ने हमारे पास में इस टाइप से लिख दिया। ठीक है ना। एक प्रकाश किरण आई अनंत और सी के मध्य में, आपको अच्छे ढंग से पता है सी और एफ के मध्य में बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इस टाइप से मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण है तो मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। एक प्रकाश की किरण अपन यहाँ से गुजार देते हैं या फिर ऐसे गुजार दीजिए। ठीक है ना। और इस टाइप से हमारे पास में हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पर अपन ने एक प्रकाश किरण पी से और गुजार दी तो इस तरीके से चली जाएगी। एक ट्रायंगल बन रहा है, आपको आपको पता है ये आपके पास में क्या है, बी डैश, और ये क्या, ये आपके पास में क्या है बी डैश है, और ये आपके पास में क्या है, ए डैश है। ठीक है ना। ये आपके पास में क्या है, ए डैश है। आपने सबसे पहले ट्रायंगल लिया ए बी पी, आपने ए बी और पी ले लिया, और एक ट्रायंगल लिया है आपने ए डैश बी डैश और पी। ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब त्रिभुज के दो कोण समान हो गए तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास में ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए पी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, बी डैश पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में आप ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश एफ और एक लेंगे एम पी एफ। एक ट्रायंगल लिया है आपने ए डैश बी डैश एफ और एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया एम पी एफ। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे और इस टाइप से इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और ये आपके पास में ए पी हो जाएगा माइनस के यू होगा, और बी डैश पी भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस के बी होगा। एफ पी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एफ पी बराबर माइनस के एफ हो जाएगा। तीनों की तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, माइनस में होंगी। ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, यू को अपन नॉर्मली ज़्यादातर अपन क्या लेंगे, माइनस में ही लेंगे। ठीक है ना। तो इससे हमारे पास में 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/b, यानी कि ये फोकस दूरी है, ये बिंब की दूरी है, और ये क्या है हमारे पास में प्रतिबिंब की दूरी है। तीनों के मध्य में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। समझ गए। अब इसके बेस पे अपन क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनते जाओ, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद में आता है दर्पण का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, दर्पण के आवर्धन का मतलब क्या है कि एम, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब के आकार, बिंब के आकार का अनुपात क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, दर्पण का आवर्धन कहलाता है। जिसको m बराबर क्या लिखोगे, एच डैश अपॉन एच। अब आपने जस्ट अभी पढ़ा है चंद पार्टी में कि एच डैश तो क्या है, नीचे की तरफ है, और एच क्या है तुम्हारे पास में, प्रतिबिंब बिंब है। तो एक डिस्टेंस को तो आपको माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में मापेगी दूरी धनात्मक, नीचे की दिशा में मापेगी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो एच डैश अपॉन एच, या फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी अपॉन यू, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस के बी अपॉन यू। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपको अच्छे ढंग से पता है कि जब m का मान 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। अगर m का मान 1 से बड़ा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। अगर m का मान 1 से छोटा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो याद रख सकते हैं। ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, m का मान ऋणात्मक है और अगर m का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, समझ गए क्या। अब कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, उत्तल दर्पण की आपके पास में फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तुम्हारे पास में प्लस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तुम्हारे पास में माइनस। यू को हमेशा क्या लेना है, माइनस में लेना है। उसको देख लेना, यू का मान देगा या तो एफ का मान देगा और एम का मान पूछ सकता है। ऐसा भी कह सकता है कि 3 गुना आवर्धित है, 3 गुना आवर्धित है, यानी कि एम बराबर माइनस के बी अपॉन यू। प्रतिबिंब बिंब का 3 गुना है तो यहाँ पर m की जगह 3 लग दोगे बस, और इसके अलावा कुछ ना करना। समझ गए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास है प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम की ओर, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम, मैं हेडिंग डाल रहा हूं प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड,
कुछ भी हो सकता है, मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड, वायु, जल, हवा, पानी, ठीक है, कांच भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओ भाई, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है, इसमें परावर्तक पृष्ठ नहीं होगा। अगर आप परावर्तक पृष्ठ यानी कि पॉलिश कर दोगे तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर, ये अविलंब है, नॉर्मल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, या तो अवलंब की ओर झुक जाती है या अवलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मीडियम फर्स्ट, यदि मान लेते हैं कि अगर आपके पास में विरल माध्यम है, यदि ये क्या है तुम्हारे पास है विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी कि दूसरे माध्यम की तुलना में जिसका अपवर्तनांक कम हो, दूसरे माध्यम की तुलना में जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। और सघन माध्यम, सघन माध्यम यानी कि माध्यम फर्स्ट की तुलना में जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से किस में जाएगी भाई? सघन में जाएगी, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी विरल से सघन में जाने पर। ये आपके पास में आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये अवलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण किससे जा रही है? सघन से, सघन माध्यम से किस में जा रही है? विरल में जा रही है, तो अवलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ये आपतन कोण है और ये आपके पास में क्या है? अपवर्तन कोण है, ठीक है ना। अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद में वही अपवर्तन के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स आपको याद रखना है, आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन होगा। इसके बाद में आपतित किरण और, ठीक है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा रूल्स, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा आई यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि इसको क्या लिखूंगा मैं? n/1। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला रहता है कि n/1 का मतलब क्या होता है? n/1 को लिखूंगा मैं n2/n1, यानी कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2 का, यानी कि आपको बस दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि हमारे पास में आपने अगर n/1 लिखा है, ध्यान से सुनो, अगर आपने n/1 लिखा है तो आप इसमें बस एक ही बात ध्यान रखो, दूसरे माध्यम का, बस इतना सा लिख दो। और उसके बाद में आप क्या करोगे? n2/n1 जो पहले है उसको पहले पहुंचा दो, ठीक है ना। अब जब कोई भी प्रकाश किरण आ रही है पहले माध्यम से आ रही है, तो यानी कि उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा। अब आ रही है तो क्या एंगल बनाएगा? साइन आई। किस में जा रही है? दूसरे माध्यम में, तो क्या हो जाएगा? n2 साइन आर। बस ऐसे भी याद रख सकते हो, इसे अपन स्नेल का नियम कहते हैं। अगर आपने इसको लिखा है n/2 यानी कि पहले माध्यम का, पहले माध्यम का लगा दीजिए, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको आप इस टाइप से लिख सकते हो। मुझे लगता है कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस वाले पार्ट्स के अंदर। तीसरा रूल्स, प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी की सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। प्रकाश के अपवर्तन में फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी और अपवर्तन में प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित रहेगी। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन की कहानी यहाँ तक हमारे पास में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ध्यान से सुनो इसके बाद की कहानी। इसके बाद में देखिएगा इसके बाद में आता है हमारे पास में अपवर्तन के नियम, अपन ने जस्ट अभी पढ़ लिए हैं। अब आता है हमारे पास में अपवर्तन के अनुप्रयोग। अपवर्तन के अनुप्रयोग में सबसे पहले आता है किसी कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। किसी कांच की पट्टिका से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास में किसी कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन, मान लीजिए हमारे पास में कि ये कोई आपके पास में एक PQR इस कांच की पट्टिका है, ये PQR और ये हमारे पास में S, ये कोई आपके पास में कांच की पट्टिका है। इसका अपवर्तनांक n1 हो गया हमारे पास में, और इसका अपवर्तनांक हमारे पास में क्या हो गया? n2 हो गया। इस टाइप से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये हमारे पास में क्या हो गया? अविलंब हो गया। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक गई। इसके बाद में सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट गई।
अगर बाय द वे ये नहीं होता, हमारे पास में कांच की पट्टिका नहीं होती, तो इस टाइप से सीधी निकल जाती। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर आपतित होती है तो पृष्ठ PQ से अपवर्तित होती है, जिसमें आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R बनता है। यहाँ पर हमारे पास में आपतन कोण I और अपवर्तन कोण क्या हो गया, हमारे पास में R हो गया, ठीक है ना। इसी टाइप से हमारे पास में यहाँ पर R है तो यहाँ पर भी R होगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, मान लेते हैं E हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से सुनो, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R प्राप्त होते हैं। प्रकाश किरण SR पृष्ठ से अपवर्तित होकर आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण E प्राप्त होता है। आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य, आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य की जो लंबवत दूरी है, ये आपतित किरण है। ये आपके पास में आपतित किरण हो गई कंप्लीटली, और आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य की जो लंबवत दूरी है वो तुम्हारे पास में पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, और जिसको आप क्या कहते हो, स्मॉल डी कहते हो, जिसको आप क्या कहोगे, स्मॉल डी कहोगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास में इस कांच की पट्टिका की मोटाई क्या है, तुम्हारे पास में स्मॉल टी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको ए ओ कह दिया, इसको ए, इसको बी और इसको सी कह दिया। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ ए बी में, सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ओ ए बी में, और ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में I माइनस के R। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ओ ए बी में लिया है। ओ ए बी में एक बात बताओ, थीटा जिसके साथ यानी कि एंगल R जिसके साथ बनता है वो क्या कहलाता है तुम्हारे पास में, आधार कहलाएगा। ये तुम्हारे पास में कर्ण, और ये तुम्हारे पास में क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। कर्ण और आधार किस में आते हैं, कॉस R में आते हैं। तो कॉस R बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तुम्हारे पास में, ए ओ ए है, और कर्ण कितना है तुम्हारे पास में, ओ बी है। तो कॉस आर बराबर ओ ए का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल टी, और ओ बी का मान हमारे पास में ओ बी ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ बी और सी, ओ सी बी में यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये हमारे पास में क्या है, एंगल I माइनस के R है, ये हमारे पास में लंब है, ये हमारे पास में कर्ण है, और ये हमारे पास में क्या है, आधार है। तो उसके लिए आपको D भी आना चाहिए और कर्ण भी आना चाहिए, क्योंकि कर्ण का तो मान अपन ने निकाल लिया है, यानी कि O भी बराबर कितना हो जाएगा, T अपॉन कॉस R। अब यहाँ पर अपन को किसका मान चाहिए, D का मान चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन I माइनस के R लेना पड़ेगा। साइन I माइनस के R बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, सॉरी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है तुम्हारे पास में डी, और कर्ण कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, कर्ण हो जाएगा तुम्हारे पास में ओ बी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, डी बराबर क्या लिखोगे, ओ बी इंटू साइन आई माइनस के आर, ओ बी इंटू साइन आई माइनस के आर। तो डी बराबर ओ बी का मान कितना है तुम्हारे पास में, टी अपॉन कॉस आर, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, साइन आई माइनस के आर। ये प्राप्त होता है तुम्हारे पास में किसके लिए, पार्श्विक विस्थापन के। ये फॉर्मूला है जो कि तुमको याद रखना है। जहाँ पर टी, जो टी है ये तुम्हारे पास में उस कांच की पट्टिका या स्लैब की क्या है, कांच की पट्टिका या स्लैब की मोटाई है। कांच की पट्टिका या स्लैब की क्या है तुम्हारे पास में, स्लैब की मोटाई है, ठीक है ना। और ये एंगल आई है, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको याद रखना है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो इसके बाद में सेकंड जो उपयोग आता है प्रकाश के अपवर्तन का, वो आता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। इसके लिए आपको याद रखना है, जो हमारे पास में अर्थ होती है ना, पृथ्वी, दूसरा वाला देखो, पृथ्वी सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, सेकंड वाला। इसके लिए आपको याद रखना है, पृथ्वी के पास की वायु का घनत्व अधिक होने के कारण वह सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हैं घनत्व का मान कम होता जाता है, अतः वायुमंडल की परतें विरल माध्यम की तरह कार्य करने लगती हैं। अपवर्तन के नियम से जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अवलंब से झुकती हुई आती है, ये मान लीजिए आपके पास में एक अर्थ है, ये आपके पास में एक अर्थ है। अर्थ यानी कि ये क्षैतिज हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास में क्षैतिज। वास्तविक रूप से सूर्य अस्त कब होगा, जब वह क्षैतिज से नीचे चला जाएगा। पृथ्वी के पास की वायु क्या है तुम्हारे पास में, सघन माध्यम है। इससे दूर की वायु क्या है तुम्हारे पास में, विरल माध्यम है। कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वह अवलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है। यानी कि प्रकाश वास्तविक स्थिति में तो रियल स्थिति में तो ऐसा है, लेकिन जब वो प्रकाश यहाँ से इस टाइप से आता है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास में सूर्य यहाँ पर है, जबकि वास्तविक रूप से होता
नहीं है। और यह जो सूर्य का अंतर है ये लगभग 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम, लगभग 4 मिनट का डिफरेंस हमारे पास में रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये पृथ्वी के पास की वायु, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, विरल माध्यम हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के पास वाली वायु का घनत्व अधिक होने के कारण सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हैं तो घनत्व का मान कम होता जाता है, अतः वायुमंडल की परतें विरल माध्यम की तरह कार्य करने लगती हैं। अपवर्तन के नियम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अवलंब से झुकती हुई आती है, अवलंब की ओर झुकती हुई आएगी। क्षितिज से ऊपर की जो सूर्य की स्थिति है वो वास्तविक स्थिति कहलाती है, क्षितिज से नीचे की जो सूर्य की स्थिति है वो आभासी स्थिति कहलाएगी। जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है तो वास्तव में अस्त हो जाता है, अतः सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अवलंब की ओर झुकती हुई आती हैं, जिससे प्रेक्षक प्रकाश की किरणें क्षितिज से ऊपर आती हुई प्रतीत होती हैं। उसे सूर्य की आभासी स्थिति बत कहते हैं। अतः सूर्य अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है और यह अंतराल 2 मिनट का होता है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपके पास में क्षितिज है, क्षितिज के नीचे चला जाएगा तो वास्तविक रूप से अस्त कहलाएगा। अब हमको लग रहा है कि यहाँ से प्रकाश किरण आ रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं और आभासी स्थिति में लगता है, ठीक है ना। जैसे, और ये अंतराल कितने मिनट का होता है हमारे पास में, 2 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है तीसरा रूल्स, तीसरा उपयोग अपवर्तन का, वो आता है हमारे पास में आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई में संबंध। उम्मीद करता हूँ ये कि दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में देखिएगा आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध। जैसे भी आपके पास में नोट्स हैं, नोट्स सामने रखें और उनको रीड करते जाएं, क्योंकि ये टाइम ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों के लिए थ्योरी लिखवाऊं। थ्योरी तो लिखवा नहीं सकता, बशर्ते एक बार हल्का हल्का सा हर टॉपिक को टच करते हुए रिवीजन करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध। मान लीजिए कि हमारे पास में एक कोई पानी से भरा हुआ एक टब है, ठीक है ना, जिसके लिए अपन ने इसका अपवर्तनांक n2 मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया, n1 मान लिया, ठीक है ना। या फिर मैं इसको n1 मान सकता हूँ और इसको मैंने मान लिया n2। यहाँ पर एक बिंब है जिसको तुमने O कह दिया, या आपने एक अवलंब बना दिया, यहाँ से आ रहा है प्रकाश। अब ब्रल सॉरी सघन से किस में जाएगा, ब्रल में जाएगा, तो अवलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, और ये हमको लगेगा कि यहाँ पर है। ये वास्तविक जो इसकी हाइट है वो हमारे पास में कैपिटल एच हो गई, और आवासीय हाइट हो गई तुम्हारे पास में स्मॉल एच हो गई, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है। अब इस पर अपन को ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो आपके लिए, एक तो ये एंगल याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल बनेगा तुम्हारे पास में आर, और ये एंगल बनेगा तुम्हारे पास में आर, ठीक है ना। अब यहाँ इसके लिए अपन को एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा ये वाला, और एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा तुम्हारे पास में ये वाला। जब आपने इस त्रिभुज को लेंगे तो आपके लिए आ जाएगा tan i बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में, इस डिस्टेंस को मान सकते हैं अपन x, इस डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं हमारे पास में, x मान सकते हो। तो ये x है तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ये आपके पास में एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। ये एंगल हो गया तुम्हारे पास में i, और ये r हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनो ध्यान से सुनेंगे, ये एंगल तुम्हारे पास, ये सॉरी ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारे पास में ये वाला। tan i बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है तुम्हारे पास में, लंब हो जाएगा तुम्हारे पास में x अपॉन कैपिटल H, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है। अब इसके बाद में क्योंकि थीटा i ये है तो i के सामने वाला ये लंब, और ये आपके पास में आधार, ये कैपिटल H हो गया। इसके बाद में ये ट्रायंगल लिया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan r बराबर क्या करना पड़ेगा, h अपॉन x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का क्या करूँगा मैं, आपस में भाग दे दूंगा। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर tan i अपॉन क्या लिखूंगा मैं, tan r, तो ये हो जाएगा x अपॉन कैपिटल H, और ये स्मॉल s अपॉन x, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ध्यान से सुनते जाओ। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे हमारे पास में, एक बार फिर से सुन लो। tan i बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन कैपिटल H हो जाएगा, और tan r बराबर भी हमारे पास में x अपॉन स्मॉल h होगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। tan i, एक में 2 का भाग दे रहे हैं, एक में 2 का अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। tan i अपॉन tan r बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन कैपिटल H, x अपॉन स्मॉल h, ठीक है ना। तो tan i अपॉन tan r, x से x कट जाएगा, h स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। अब i और r का मान क्या है, बहुत छोटा है, जिसको मैं मिनिमाइज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, tan i इज मिनिमाइज टू i और tan r इज मिनिमाइज टू r, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में i अपॉन r बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। अब आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, स्नेल का नियम, अपवर्तन का स्नेल का नियम पढ़ा है, अपवर्तन का स्नेल नियम,
अपवर्तन का स्नेल नियम पढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में N2 अपॉन N1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1, ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N1 साइन आई बराबर क्या हो जाएगा N2 साइन आर, क्या हो जाएगा N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। जब आई और आर का मान छोटा है तो टेन के लिए लिखा है तो साइन के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो N1 आई और ये हो जाएगा N2 आर, ठीक। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, N1 अपॉन N2 बराबर, या फिर मैं ऐसे इसको ऐसा कर सकता हूँ N2 अपॉन N1 बराबर क्या हो जाएगा आई अपॉन आर, और आई अपॉन आर का मान कितना है, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। N2 अपॉन N1 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। ये आपके लिए आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का मतलब का क्या है, रिलेशन है। बशर्ते आपको एक ही बात याद रखनी है, माना एक पात्र है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है, उसके द्रव का अपवर्तनांक N1 है, पात्र के तल में एक बिंदु O है जिससे आने वाली प्रकाश किरणें सीधी निकल जाती हैं, और तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, लेकिन बिंदु O से बिंदु बी पर आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं, जो अविलंब से क्या हो जाएंगी, दूर हट जाएंगे, जिससे उसका प्रतिबिंब हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, ये आपके पास में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। ये आपके पास में अपवर्तन के तीनों नियम कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में आता है पूर्णांतिक परावर्तन। अब तक की जो कहानी थी वो लगभग बेसिक्स थी, ठीक है, बेसिक थी, इंपॉर्टेंट भी थी, पूछ भी सकता है क्वेश्चंस, लेकिन अब की जो इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद का जो भी आप पढ़ने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है, ठीक है ना, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना। देखना तो उसी को भी है, पढ़ना उसी को भी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बड़े नंबर का चैप्टर है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद में आता है हमारे पास में पूर्णांतरिक परावर्तन। ध्यान से सुनो कि जब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए कि हमारे पास में ये 1 2 3 4 इस टाइप से मैंने क्या किया, 4 अविलंब बना दिए, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, सघन माध्यम है, और ये आपके पास में क्या है, विरल माध्यम है। ये सघन माध्यम में, ये विरल माध्यम में। मान लीजिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, यानी कि आपतन कोण का मान आई का मान आर से कम रहेगा, ठीक है ना। उसी टाइप से प्रकाश किरण में अपन ने क्या किया, आई का मान बढ़ाया तो आर का मान और बढ़ेगा, ठीक है ना, आई का मान बढ़ाया तो आर का मान भी और बढ़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही मैंने प्रकाश किरण आई का मान वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान यानी कि आर का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, क्रांतिक कोण कहलाएगा। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से गई विरल माध्यम में तो अविलंब से दूर हटी, फिर और मैंने आई का मान बढ़ाया तो ये लगभग आर का मान इससे ज़्यादा हुआ, और वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि आर का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, वो क्या कहलाता है तुम्हारे पास में, क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक जाएगी, वह आपतन कोण यानी कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहेंगे। कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे अपन, पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश की इस घटना को अपन पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में गमन करती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण इस आई का मान आई सी से ज़्यादा हो जाए यानी कि क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तन में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। समझ गए होंगे ठीक है। अब आता है क्रांतिक कोण। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है, यानी कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे अपन क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है जिसको आपको याद रखना है। एन बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, साइन आई सी। एन बराबर क्या होता है, साइन आई सी, जहाँ पर एन क्या है तुम्हारे पास में अपवर्तनांक है, आईसी क्या है तुम्हारे पास में, क्रांतिक कोण है, ठीक है। समझ गए होंगे। जल के लिए 1.33 होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। जल के लिए होता है तुम्हारे पास में 1.33, और जिसको अपन कांच के लिए होता है तुम्हारे पास में
1.50 के समथिंग, और हवा के लिए 1 के समथिंग मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। इसके बाद में हीरा के लिए, हीरे वाला भी आपको याद रखना है, 2.42 रहता है, ठीक है। और एक फ्लिंट कांच के लिए हमारे पास में 1.62 होता है। फ्लिंट कांच के लिए हमारे पास में 1.62 होता है। 52 भी मान लेते हैं, 50 भी मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके बाद में समझ गए होंगे पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, पहला रूल्स तो यही है पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है हीरा। क्या आता है, हीरे के फलकों को इस प्रकार तराशा जाता है किसी कारीगर के द्वारा, जिससे कि किसी भी फलक पर आपतित प्रकाश क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, जिससे हीरे के अंदर बार बार प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और जब वह प्रकाश बाहर निकलता है तो वह बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, जिससे प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता रहता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जस्ट अभी अपन ने लिखा है। क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण है, जिससे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता रहता है, जिससे हीरा चमकीला दिखाई देता है। इसके बाद में आता है सेकंड वाला मृगमरीचिका, ठीक है ना। सेकंड वाला देखो, मृगमरीचिका। गर्मी के दिनों में या रेगिस्तान में यात्रा करते समय कुछ दूरी पर हमें जलाशय प्रतीत होते हैं, लेकिन उस स्थान पर पहुंचते हैं तो जल प्रतीत नहीं होता। इस भ्रम को मृगमरीचिका कहते हैं। गर्मी के दिनों में या रेगिस्तान में कुछ दूरी पर या कुछ डिस्टेंस पर हमको जलाशय का एक आभास होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, मरीचिका कहते हैं। गर्मी के दिनों में पृथ्वी के समीप की वायु सूर्य की ऊष्मा के कारण अधिक गर्म हो जाती है, जिससे पृथ्वी के समीप की वायु की परतें विरल माध्यम की तरह कार्य करती हैं, जबकि पृथ्वी से जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु की परतें ठंडी हो जाती हैं, इसी कारण वे सघन माध्यम की तरह कार्य करने लगती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वृत्त से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने के कारण प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। इसलिए प्रेक्षक को वृत्त के उल्टा प्रतिबिंब नजर आता है, और उल्टे प्रतिबिंब पानी के अंदर ही होते हैं, जिससे हमें जल का आभास होता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक वृक्ष है, और ये आपके पास में गर्मी के दिनों में ये आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से प्रकाश किरण आई, और हमको लगता है इस टाइप से एक जल का आभास होता है, और ये जल का आभास हमको मृगमरीचिका कहलाता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास में प्रकाशीय तंतु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जो कि श्रव्य तथा दृश्य संकेतों को कई किलोमीटर तक संचरित करने के लिए काम आती है, ठीक है ना। यह पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाशीय तंतु में कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, यह लंबे तंतुओं के रूप में होता है। प्रकाशीय तंतु में 2 भाग होते हैं, आंतरिक भाग को करोड़ कहते हैं, बाहरी भाग को अधिपट्टन कहते हैं, ठीक है ना। अधिपट्टन की तुलना में करोड़ का अपवर्तनांक अधिक होता है। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय तंतु में अल्प कोण पर आपतित होती हैं, तो प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जिससे संकेतों की तीव्रता कम नहीं होती। इस प्रकार संकेतों को कई किलोमीटर लंबी दूरी तक संचरित करने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। यह आपके लिए मान लेते हैं कि यह आपके पास में इस टाइप से रहता है, जिसमें करोड़ तथा अधिपट्टन होते हैं। इस टाइप से प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, तीव्रता कम नहीं होने के कारण संकेतों को कई किलोमीटर लंबी दूरी तक अपन संचरित कर सकते हैं प्रकाशीय तंतु के अंदर, ठीक है ना। 2 भाग होते हैं, एक कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, आंतरिक भाग करोड़ कहलाता है, इस भाग को अपन करोड़ कहेंगे, बाहरी भाग को अधिपट्टन कहेंगे, और इस भाग को अपन क्या कहते हैं, करोड़ कहते हैं। करोड़ का अपवर्तनांक अधिपट्टन की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके उपयोग हैं, एंडोस्कोपी में उपयोग होता है प्रकाशीय तंतु का, केबल बनाने में उपयोग होता है, सजावटी लैंपों में उपयोग होता है, प्रकाशीय तंतु में प्रतिबिंब की लंबी दूरी तक संचरित करने में होता है। इसका चौथा उपयोग आता है हमारे पास में पूर्णांतरिक परावर्तन का, समकोणीय समद्विबाहु प्रिज्म। कि मान लीजिए आपके पास में इस टाइप से एक क्या है, प्रिज्म है, जिसमें आपके लिए प्रकाश की किरण इस टाइप से आपके पास में क्या है, एक प्रिज्म है, इस टाइप से प्रकाश आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। और ये इस टाइप से निकल गया, ठीक है। समझ गए बस, ठीक है ना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 3-4 उपयोग थे, जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद में देखिएगा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से सुनना। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन,
गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास में गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना, जिसका अपवर्तनांक है n2 और इसका अपवर्तनांक है हमारे पास में n1। ये हमारे पास में मुख्य अक्ष होगा। यहाँ पर एक बिंब रखा है जिसको आपने वो कह दिया, यहाँ से प्रकाश किरण आई, ठीक है ना, यहाँ से बन गया तुम्हारे पास में वक्रता केंद्र। ठीक, ये बन गया आपके पास में वक्रता केंद्र और इसकी इमेज बन गई हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, जिसको आपने कह दिया आई। ठीक है, ये अवलंब है, ये आपतित कर्ण है जिसके मध्य में कोण बन रहा है आई और इसके मध्य में कोण बन रहा है आर। ये आपके पास में अपवर्तन कोण हो गया। यहाँ पर इस एंगल को मान लिया मैंने अल्फा, इस एंगल को मान लिया मैंने बीटा और इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा। ठीक है ना, इसको पॉइंट दे दिया एम, इसको पी दे दिया। ठीक, समझ गए होंगे यहाँ तक तो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आपने इस ट्राइंगल को माना है ओ एम सी, ट्राइंगल लिया है आपने त्रिभुज ओ एम सी में। बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, इसके बाद में दूसरा ट्राइंगल लिया है एम सी आई, दूसरा ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल एम सी आई में। ठीक है ना, अब इसके वही बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि एंगल बीटा बराबर क्या हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल थीटा। ठीक है ना, तो आर बराबर कितना लिख दोगे आप बीटा माइनस के थीटा, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास में 2 हो गया। ठीक है ना, अब एक बात बताइएगा मुझको कि यहाँ से हमारे पास में प्रकाश कण कहाँ से आ रही है, N2 से सॉरी N1 से किस में आ रही है, N1 से किस में जा रही है, N2 में जा रही है। तो अपवर्तन के स्नेल नियम से n1 साइन आई बराबर क्या होता है हमारे पास में n2 साइन आर होता है। तो i और r इज स्मॉल, तो i लिख देंगे और r इसको मैं r लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर n1 i हो जाएगा और ये हो जाएगा n2, ये हमारे पास में r हो जाएगा। n1 i का मान कितना है हमारे पास में अल्फा प्लस के बीटा और n2 r का मान कितना है हमारे पास में बीटा माइनस के थीटा, ये हमारे पास में आ गया। अब आपको पता है बीटा अल्फा और बीटा का मान आपको चाहिए, अल्फा बीटा और थीटा इज स्मॉल है, क्या है हमारे पास में छोटे हैं, तो आप अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हो। ठीक है ना, अब जब आपने टेन अल्फा लिया है तो लगभग एक लंब की तरह कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा एम पी अपॉन ओ पी। ठीक है ना, और ये हो जाएगा एम पी माइनस के यू। ठीक, इसी टाइप से बीटा लिया है तो बीटा के लिए ये हो जाएगा एम पी अपॉन पी सी, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एम पी अपॉन आर। ठीक है ना, इसी प्रकार से थीटा ले लिया, थीटा के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा के लिए हो जाएगा एम पी अपॉन पी आई। ठीक है ना, ये हो जाएगा एम पी अपॉन हमारे पास में बी। ठीक, ये सारी की सारी वैल्यू अपन क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। n1 अल्फा का मान कितना है तुम्हारे पास में एम पी अपॉन माइनस के यू प्लस बीटा का मान कितना है तुम्हारे पास में एम पी अपॉन यू, यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास में n2, बीटा का मान कितना है एम पी अपॉन बी माइनस थीटा का मान कितना है एम पी अपॉन कैपिटल आर। एम पी इन सब में से कॉमन आएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन बी बराबर n2 अपॉन बी माइनस के n2 अपॉन आर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारे पास में, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अपन ने क्या किया n1 कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है ना, n1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में 1/b माइनस 1/u, और इधर क्या हो जाएगा n2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/r। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/r। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हो गई, एम पी अपॉन पी सी, एक मिनट बस, यहाँ पे हमारे पास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए थोड़ा सॉरी। ध्यान से सुनो, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर n1 अल्फा का मान रख रहे हैं अपन, अल्फा का मान कितनी है एम पी अपॉन यू, एम पी अपॉन माइनस के यू प्लस बीटा का मान कितना है एम पी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है ना, बीटा का मान आ गया। ठीक है ना, बराबर n2 लिख दिया, बीटा का मान फिर से क्या है हमारे पास में एम पी अपॉन आर हो गया, मैंने बी लिख दिया था पहले, सॉरी उसके लिए, माइनस थीटा एम पी अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब n1 एम पी सम में है तो एम पी कॉमन ले लेंगे, n1 एम पी कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या बचेगा u
प्लस 1/r, ये हो जाएगा n2 MP, इसमें से भी कॉमन ले लिएगा, 1/r माइनस के 1/b, MP से MP कट जाएगा, ये लो हट गया। अब यहाँ पे हमारे पास में n1 को गुणा कर दिया, n1/u प्लस n1/r बराबर n2/r और माइनस के n2/b। n2 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, n2/b माइनस के n1/u, इसको उधर ले जाते हैं, n2/r माइनस के n1/r, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा n2/b माइनस के n1/r बराबर, इसमें से क्या करूँगा मैं, n2 यानी कि मैं इसको 1/r कॉमन ले लेता हूँ, ये हमारे पास में u है, ठीक है ना, यहाँ से देखो, और ये हो जाएगा n2 माइनस n1, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, यही आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण n1 अपवर्तनांक से किस में जा रही है, n2 में जा रही है, तो ये आपको लगता है n2/b माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 क्या लिखोगे, r लिखोगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेंस मेकर सूत्र में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है, समझ गए, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। इसके बाद में देखो लेंस, दो अपवर्तक बक पृष्ठ तथा एक समतल और एक बक पृष्ठ, इसके बाद की कहानी देखिएगा। लेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला। इसके बाद में आता है हमारे पास में लेंस, दो अपवर्तक, दो वक्री पृष्ठ मान लेते हैं, दो वक्री पृष्ठ या फिर एक वक्री पृष्ठ और एक समतल से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, तुम्हारे पास में लेंस कहलाता है। लेंस हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है हमारे पास में अवतल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये हमारे पास में उत्तल लेंस है, एक पॉइंट पर सिकोड़ेगा, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता या शक्ति, जब किसी लेंस की आपतित प्रकाश किरणों को फैलाने की या मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता या फिर लेंस की शक्ति कहलाती है। इसे P से व्यक्त करते हैं। प्रकाश आपतित प्रकाश की किरणों को फैलाने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की शक्ति कहलाती है, जिसको अपन P से लिखेंगे, यानी कि P बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f लिख सकता हूँ, यानी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को अपन लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायप्टर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हमारे पास में डायप्टर होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में 100% आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में आता है हमारे पास में लेंस मेकर सूत्र। इसके बाद में आता है हमारे पास में लेंस मेकर सूत्र। मान लीजिए कि हमारे पास में n2 अपवर्तनांक का एक कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक है तुम्हारे पास में n2, इसके बाहर वाला जो भी है उसका अपवर्तनांक हो गया तुम्हारे पास में n1, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये बिंब है ऑब्जेक्ट O, तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन होगा, जब पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो प्रकाश किरण यहाँ पर जाकर के मिल गई, जिसको तुमने कह दिया I डैश, ठीक है ना। जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, हमारे पास में I पर बन गया, ठीक है ना। U वाली जो डिस्टेंस थी जिसको तुमने कह दिया U, O वाली जो डिस्टेंस थी, और ये तुम्हारे पास में I वाली B, और ये कह लिया तुमने हमारे पास में B डैश, ठीक है ना। समझ गए होंगे यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण n1 अपवर्तनांक से किस में जा रही है, n2 अपवर्तनांक में जा रही है हमारे पास में, तो यहाँ से बिंब था, जब पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो इमेज बनी I डैश पर, जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो इमेज बनी हमारे पास में I पर। I को मैंने कह दिया B और I डैश को कह दिया मैंने B डैश, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकाश किरण किस में से किस में जा रही है, n2 से किस में जा रही है बच्चों, n1 से किस में जा रही है, n2 में जा रही है। तो जस्ट अभी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, n2/b माइनस n1/u बराबर क्या होता है, n2/n1/r, क्योंकि पहले पृष्ठ के लिए तो होगा हमारे पास में r1, पहले पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में r1। अब यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए इमेज कहाँ पर बन रही है, B डैश पे ही तो बनेगी, इमेज बन गई B डैश पर बन गई, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
जब प्रकाश कण n1 से किस में जा रही है, n2 में जा रही है। अब यही प्रकाश कण n2 से किस में जा रही है, n1 में जा रही है। यही प्रकाश कण n2 से किस में जा रही है बच्चों, n1 में जा रही है। तो हमारे पास में अब n2 तो बनेगा पहला माध्यम, पहला अपवर्तनांक, और n1 बनेगा दूसरा अपवर्तनांक। इस वाले पृष्ठ के लिए n1 पहला था और n2 दूसरा था, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन बी। यहाँ पर ध्यान देना है, हमारे पास में फॉर्मूला जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है n2 अपॉन बी डैश, यहाँ पर n1 अपॉन बी, n1 अपॉन बी माइनस n1 यानी कि n2 अपॉन यू, यू मतलब बी डैश, क्योंकि इस वाले प्रतिबिंब के लिए, इस वाले प्रतिबिंब के लिए आई डैश किसकी तरह कार्य करेगा, बिंब की तरह कार्य करेगा, क्या हो जाएगा, बी डैश। और ये हो जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन r2, समीकरण नंबर हो गया 2। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में गए होंगे। एक बार फिर से सुन लो, जब कोई प्रकाश किरण n1 से किस में जा रही है, n2 में जा रही है, यानी कि n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो n2 अपॉन बी डैश माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1, समीकरण नंबर 1। जब n2 से किस में जा रही है, n1 में जा रही है, तो n1 अपॉन बी, क्योंकि n1 तो बनेगा दूसरा माध्यम और n2 बनेगा पहला माध्यम, तो n1 अपॉन बी माइनस n2 अपॉन बी डैश बराबर n1 माइनस n2 अपॉन r2। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 को 2 से जोड़ देंगे। जोड़ो तो n2 अपॉन बी डैश माइनस के n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन बी माइनस n2 अपॉन बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r1, n1 माइनस n2 अपॉन r2, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया भाई। तो क्या बचेगा, n1 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू बराबर, इसमें से अपन क्या करते हैं, एक में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस n1 अपॉन क्या हो जाएगा, r1 माइनस के n2 माइनस n1 अपॉन हो जाएगा तुम्हारे पास में r2, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात। यहाँ से n1 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू बराबर, इसमें से कॉमन लेंगे n2 अपॉन n2 माइनस n1 अपॉन, अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, n1 का भाग देते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन हो जाएगा n1, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन r1 माइनस के 1 अपॉन r2, 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू भाग देंगे n2 अपॉन n1 माइनस के 1, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन r1 माइनस के 1 अपॉन r2। जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है n2 बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू बराबर n2 1 माइनस के 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन r1 माइनस के 1 अपॉन r2। अगर मान लीजिए हमारे पास में बिंब कहाँ पर रखा है बच्चों, अनंत पर रखा है, तो b कहाँ पर बनेगा, f पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, f पर, तो 1 अपॉन b की जगह 1 अपॉन f बराबर क्या हो जाएगा, n2 1 माइनस के 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन r1 माइनस के 1 अपॉन r2। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन b माइनस के 1 अपॉन u। क्लियर, ये है तुम्हारे पास में लेंस मेकर सूत्र या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला। जब प्रकाश कण निर्वात या हवा में है तो n1 का मान क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, समझ गए होंगे। इसके बाद में वही एफ एम बराबर इसके लिए होता है एच डैश अपॉन एच, ठीक है ना, या फिर बी अपॉन यू, ठीक, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। बाकी की सारी चीज़ें जो भी हैं वो दर्पण के लिए काम आई थी, वही लिख दोगे आप, वास्तविक है आभासी है। इसके बाद में लेंसों का संयोजन आता है, लेंस मेकर सूत्र मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा लेंसों का संयोजन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे लेंस मेकर सूत्र। इसके बाद में आता है 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक लेंस ये ऐसा है और एक दूसरा लेंस अपन ने इसके जस्ट पास में ये जोड़ दिया। पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 हो जाएगी, दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी f2 हो जाएगी। जब प्रकाश किरण आ रही है तो पहले लेंस से अपवर्तन हुआ तो प्रकाश किरण यहाँ पर चली गई और इसका इमेज बन गई हमारे पास में आई डैश पर, दूसरे से हो रहा है तो इमेज बन गई आई पर, ठीक है ना। जस्ट अभी जो पढ़ा है ये कहलाएगी तुम्हारे पास में यू, ये बी कहलाएगा और ये तुम्हारे पास में क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब पहले वाले लेंस के लिए 1 अपॉन f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे वाले लेंस के लिए 1 अपॉन f2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन बी डैश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन बी डैश माइनस के 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन बी डैश, इससे एक दोनों कट जाएंगे। 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन यू 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू। अब 1 अपॉन
बी माइनस 1/u, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है 1/f बराबर क्या होता है 1/b माइनस के 1/u। तो यहाँ पर अब तय अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/f1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा हमारे पास में f2। अगर बहुत सारे लेंस हैं, बहुत सारे लेंसों का संयोजन हो रहा है तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। p बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन p का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है, समझिए होंगे। इसके बाद में आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात हमारे पास में, और वो है तुम्हारे पास में प्रिज्म। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान से मैं स्याही डाल लेता हूँ, तो 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद में आता है हमारे पास में प्रिज्म, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रिज्म किसी समांगी पारदर्शी माध्यम की ऐसी आकृति जो किसी कोण पर दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी हुई होती है उसे अपन क्या कहेंगे प्रिज्म कहेंगे। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से घिरी, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम की ऐसी आकृति जो किसी कोण पर दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी होती है उसे प्रिज्म कहते हैं। दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य कोण को, दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य कोण को अपन क्या कहेंगे प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपसे डिस्कशन पूछ सकता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, तो ध्यान से देखो ना इधर और पूरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक जो रिवीजन सीरीज है, ये क्यू के लिए रिवीजन सीरीज है जिसमें अपन कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक को अपन कंप्लीटली टच कर सकें और उसको ढंग से अपने जो नोट्स में अपन ने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग ढंग से पढ़ा सकें, ठीक है ना। ध्यान देना इधर हमारे पास में ये लेंस मेकर सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में प्रिज्म, ये हो गया तुम्हारे पास में प्रिज्म, ये आपके लिए कोई प्रिज्म है, ठीक है ना, ये आपके लिए ABC है। तो ये दो समतल अपवर्तक पृष्ठ हो गए जिनसे जो कोण है वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में प्रिज्म कोण कहलाएगा। ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है तुम्हारे पास में विचलन कोण कहलाता है। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चंस, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। तो ध्यान दीजिएगा इधर, पूरा फोकस बोर्ड पर रखिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास में ABC नाम की एक प्रिज्म है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये इस टाइप से ABC नाम की क्या है प्रिज्म है जिसको आपने लिख दिया A B और C, ठीक है ना। ये आपके लिए प्रिज्म कोण हो गया A, ठीक है। ये आपके लिए आपतित किरण है जो कि पहले पृष्ठ से अपवर्तित हुई, उसके बाद में दूसरे पृष्ठ से, उसके बाद में निकल गई, ठीक है ना। यहाँ से अपन ने अविलंब डाल दिया, यहाँ से दूसरा अविलंब डाल दिया, जहाँ पर मिल रहा है इस पॉइंट को मैंने बोल दिया E, ठीक है ना। ये अविलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहला गया, ठीक है ना। ये एंगल आपने R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया और इसको E बोल दिया या फिर आपने I2 बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, E भी बोल सकते हो I2 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर ये प्रश्न नहीं होता तो प्रकाश किरण इस तरीके से जाती, अगर ये प्रश्न नहीं होता तो प्रकाश किरण इस तरीके से आती हुई प्रतीत होती। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा डेल्टा, जिसको आपने क्या बोल दिया विचलन कोण कह दिया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब ध्यान देना इधर, अपन ने सबसे पहले इस पॉइंट को बोल दिया P बोल दिया और इसको बोल दिया PQ, ठीक है ना। ये बोला है अपन ने चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज PQ PE QA में
आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में आपने ट्रायंगल ले लिया ये वाला, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल लिया है तो जिसमें एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल ई इजगल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। समीकरण 1 बाय समीकरण 2 से एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल ई हो जाएगा, ई से ई कट जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये आपको समीकरण नंबर 3 याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ध्यान दो, जो आपने ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया है, इसमें इस कोण को बोल दो 1 और इस कोण को बोल दो तुम 2। इसको तो तुमने क्या कह दिया 1 कह दिया, और इसको क्या कह दिया तुमने 2 कह दिया। तो ध्यान दो, जैसे इस टाइप से बन रहा है, ठीक है ना, इस टाइप से बन रहा है, यहाँ पर तो ये एंगल बन रहा है तुम्हारे पास में आई, ठीक है ना, और ये आपके पास में बन गया 1 और ये आपके पास में बन गया R1। तो ये सीट साहब में वो कोण है कि नहीं है, यानी कि आई बराबर आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एंगल 1 और एंगल R1 लिख सकते हो। तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा आई माइनस के R1 लिख हो जाएगा। इसी टाइप से एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा I2, ये I1 है, ये I2 माइनस के क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बहिष कोण है वो क्या है तुम्हारे पास में डेल्टा, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो डेल्टा बराबर एंगल 1 की जगह मैंने क्या लिखा I1 माइनस के R1 प्लस I2 माइनस के R2 लिख दिया। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, ये माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर के R1 प्लस के R2, डेल्टा बराबर I1 प्लस के I2, और ये एंगल को क्या बोल दिया तुमने ये कह दिया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आ गया 4। अब आप एक बात बताओ, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, या फिर न्यूनतम विचलन की आप स्थिति नहीं ले रहे हो, तो आपके लिए आपको अच्छे ढंग से पता है कि अपवर्तन के स्नेल नियम से मान लेते हैं कि ये n1 है और प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है n2 है, तो प्रकाश कण कहाँ से आ रही है n1 से आ रही है, तो n1 साइन आई बराबर कितना हो जाएगा n2 साइन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा n2 अपॉन n1 बराबर क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा। तो n21 बराबर, यानी कि अगर n1 का मान कितना हो तुम्हारे पास में 1 हो, तो और n2 का मान कितना हो तुम्हारे पास में n के बराबर हो, तो n बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में साइन आई अपॉन क्या होगा हमारे पास में साइन आर, ठीक है ना। अब i का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पे हमारे पास में ध्यान देना है इधर, तो डेल्टा m इस तरह आएगा, तो एंगल ए हो जाएगा डेल्टा प्लस एंगल ए बराबर हो जाएगा I1 प्लस के I2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 प्लस I1 का मान I2 के बराबर होगा, ठीक है ना। I1 का मान किसके बराबर हो जाएगा I2 के बराबर हो जाएगा, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, इधर ध्यान दो कि आपने लिखा है डेल्टा बराबर I1 प्लस के I2 और माइनस का एंगल ए। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा I प्लस के I माइनस का ए, ठीक है ना। इसी टाइप से डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा 2i माइनस का ए, उधर आएगा तो डेल्टा m प्लस का a अपॉन 2, ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में एंगल I कहलाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर ध्यान देना, अब R1 न्यू का मान R2 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल a बराबर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में a/2 हो जाएगा। अब इन दोनों के मानों को अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर इस समीकरण में, तो n बराबर कितना हो जाएगा साइन I का मान रखा है डेल्टा m प्लस a/2 और साइन डेल्टा साइन a/2, ये आ गया साइन a/2। ये आपके पास में एक फॉर्मूला हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इस रिजल्ट को भी देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2 को प्रूव करो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लो, चित्र को एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब कुछ चित्र के अंदर ही है। ध्यान दो उधर कि हमारे पास में ये इस टाइप से क्या है एक प्रिज्म है, ठीक है ना। ये ABC नाम की एक प्रिज्म है, इंपॉर्टेंट है। ये आपतितकरण हो गई, इस तरीके से अपवर्तित हुई, इस तरीके से चली गई। यहाँ से अपन ने अवलंब डाल दिया, यहाँ से भी अपन ने अवलंब डाल दिया। अब ये I है, ये R1 है, ये R2 है, ये तुम्हारे पास में I2 है। अगर ये नहीं होता इस तरीके से जाती और ये नहीं होता तो इस टाइप से आती, ये डेल्टा हो गया, ये 1 हो गया, ये तुम्हारे पास में 2 हो गया। बस चक्री चतुर्भुज लिया, ये ई हो गया, इसको तुमने पी कह दिया, और ये हमारे पास में क्यू हो गया, और इसके बाद में नॉर्मल है, ठीक है ना। न्यूनतम विचलन के लिए आपके पास में मान आ चुका है। इसके बाद में आपतन कोण तथा विचलन कोण के मध्य ग्राफ, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ तुम्हारे पास में इस टाइप से बनता है, जो कि लगभग हमारे पास में लगभग 30, ये 40 और ये 20 और ये हमारे पास में 10 इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अब आता है इसके बाद में प्रकाश का विक्षेपण क्या है समझाइए। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म
के किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने की घटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, अतः भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है तो उसके 7 रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में विक्षेपण कहलाती है। और इसका इस टाइप से हमारे पास में रहता है, ये बी और ये आर, बेबे ग्योर, क्योंकि इसमें लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, जिससे इसका जो विचलन है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होगा। और बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, इसलिए इसका जो विचलन है वो हमारे पास में सबसे ज़्यादा होता है ना। ठीक है ना, लैम्बडा का मान घटता हुआ आएगा, लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम रहेगा। समझ गए। अब विचलन कोण हमारे पास में लाल रंग के लिए और बैंगनी रंग के लिए डेल्टा आर का मान हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, किसकी तुलना में, डेल्टा बी की तुलना में। ठीक है ना, डेल्टा बी की तुलना में कम रहेगा, जिसको आप इस टाइप से लिखोगे। ठीक है ना। कोणीय विक्षेपण, बड़े विक्षेपण, इसको पढ़ लेना। इसके बाद में आता है हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी, 2 प्रकार की होती हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी। और एक रहेगा हमारे पास में दूरदर्शी भी 2 प्रकार की होती हैं, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। इसके बाद में इंद्रधनुष। ये जो 2-3 टॉपिक रह रहे हैं इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। जो आज की क्लास है, आज की क्लास में अपन ने ज़्यादातर टॉपिकों को टच किया है जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है ना। अब जो 2-3 टॉपिक बच रहे हैं हमारे पास में, एक तो सूक्ष्मदर्शी का बच रहा है और एक हमारे पास में बच रहा है दूरदर्शी का। ठीक है ना। आपको बस ये काम करना है कि इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाना है जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में प्रेजेंट टाइम में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है ना। ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है ना। और इसके बाद में जो कल की क्लास रहेगी उसमें अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस, जैसे फोकस दूरी का मान तरंगदैर्ध्य पर किस टाइप से निर्भर करता है, फोकस दूरी का मान अपवर्तनांक पर किस टाइप से निर्भर करता है, फोकस दूरी का मान हमारे पास में तरंगदैर्ध्य पर कैसे निर्भर कर रहा है, अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर कर रहा है, अपवर्तनांक का मान तरंगदैर्ध्य पर कैसे निर्भर कर रहा है, अपवर्तनांक का मान फोकस दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे, धन्यवाद।